बहुत स्वागत है आपका। आप चलते हैं, देखते हैं खबरों के रोलर कोस्टर में आज क्या है। अब आप देखने वाले हैं बिग एंड बोल्ड। आप जानते हैं आपके लिए जरूरी हर खबर यहां मौजूद होती है आपके अंदाज में, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बुलेटिन विद नो कंफ्यूजन। सबसे पहले आज की बिग एंड बोल्ड स्टोरीज की तरफ आपको लिए चलता हूं। यहां आप देखेंगे लखनऊ के जीवा शूट आउट के बाद किस तरह माफिया मुख्तार का गैंग ऑल आउट हो गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पहले औरंगजेब को लेकर जलसा और अब टूल किट गैंग की साजिश वाली थ्योरी क्या है, पूरी खबर आप ये जानेंगे। और इसके साथ पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी पार्टी के जलसे की बात भी होगी। पहले 12 जून की डेट थी, अब 23 की हो गई है। और साथ ही आपको दिखाएंगे एलियन पर अमेरिका के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का दावा कितना सच्चा है। लेकिन पहले आइए इस बिग एंड बोल्ड स्टोरी की तरफ आपको लिए चलता हूं। यहां सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे यूएफओ, उड़न तश्तरियां। क्या अमेरिका एलियंस और यूएफओ की सच्चाई पूरी दुनिया से छिपाता रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड चार्ल्स ग्रश ने बड़ा दावा किया है। ये इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं कौन, उनसे भी मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जानिए क्या है डेविड चार्ल्स ग्रश का दावा। ग्रश के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस साइंटिस्ट कई साल से प्रोजेक्ट यूएफओ यानी उड़न तश्तरी पर काम कर रहे हैं। इनमें कई यूएफओस को अमेरिका ने या तो मार गिराया या फिर वो खुद ही क्रैश हो गए। इनका मलबा और इनके पायलट्स यानी एलियंस की डेड बॉडीज बरामद की जा चुकी हैं। ग्रश का दावा यह भी है कि अमेरिका यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है और वो एलियन टेक्नोलॉजी के भी काफी करीब है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अमेरिका यूनिक वेपन बना सकता है, यह भी ग्रश ने दावा किया है। और अब आपको डेविड चार्ल्स ग्रश से मिलवा भी देता हूं। यही वो शख्स हैं जिनका एक टीवी इंटरव्यू इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा में है। ग्रश का दावा है कि वो अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद और इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल को यूएफओ से जुड़े दावों के सबूत भी देने जा रहे हैं। ये हैं ग्रश महोदय। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं बिग एंड बोल्ड में। अगली अहम खबर यह कि ग्रश पेंटागन के स्पेशल यूनिट अनआइडेंटिफाइड फिनोमिनन के मेंबर थे। यह यूनिट समंदर की गहराई में कुछ सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स पर भी काम करती है। ग्रश के इस दावे में इसलिए भी दम लग रहा है क्योंकि वो अमेरिकी एयरफोर्स में पायलट रह चुके हैं, बाद में एयरफोर्स सेक्शन में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहे, नेशनल जियो स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस एजेंसी में भी वो काम कर चुके हैं और अब विसिल ब्लोअर बन चुके हैं। अब अमेरिकी सरकार से उनकी मांग है कि एलियंस और यूएफओ की मिस्ट्री को दुनिया के सामने लाया जाना चाहिए। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर का रुख करते हैं जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा को लेकर आज क्या अपडेट है? पुलिस ने अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर बैन, धारा 144 लागू, औरंगजेब का स्टेटस लगाने के मामले में दर्ज की गई 2 एफआईआर, गिरफ्तार 5 नाबालिगों को भेजा गया सुधार गृह। 6 जून को सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में किया था पोस्ट। कोल्हापुर में हिंसा को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आज अहमदनगर में बुलाया था बंद। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। ये अगली अहम खबर लखनऊ से। लखनऊ शूट आउट के आरोपी की पेशी के दौरान पिटाई। कोर्ट में शूटर विजय यादव को वकीलों ने पीटा। गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या का आरोपी है विजय यादव। कल लखनऊ में गोली मारकर संजीव जीवा की हत्या की गई थी और अब यहां पर आप देख रहे हैं जो आरोपी है उसकी पिटाई की तस्वीरें। लखनऊ कोर्ट में कल हत्या हुई, जिसने हत्या किया विजय यादव, उसकी आज धुनाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको अगली अहम खबर की तरफ लिए चलता हूं। मुख्तार का शूटर संजीव जीवा, इस मामले की अब जांच तेज हो गई है। एसआईटी ने आज चश्मदीद वकीलों के बयान दर्ज किए हैं। पूरा प्लान क्या था बताया जा रहा है कि पूरा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेकर चला था वो जिसने हत्या की। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव की हत्या की जांच तेज हो गई है। घटनास्थल की तफ्तीश के साथ एसआईटी शूटर विजय यादव से पूछताछ में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक आरोपी ने हत्या की वजह नहीं बताई है। शूटर विजय यादव ने कहा है कि उसका मकसद मारना था, जो पूरा हो गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक जीवा को 6 गोलियां लगी थी, 4 सीने पर, 2 सीने से कुछ नीचे। शूटर विजय पिछले 7 दिनों से जीवा की हत्या के लिए रेकी कर रहा था। हत्या के दिन वो किसी के साथ बाइक पर बैठकर कोर्ट पहुंचा था। सीसीटीवी में उसका कोर्ट पहुंचना कैद भी हुआ है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि बाइक सवार कौन था। इस बीच खुलासा ये हुआ है कि हत्यारों ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था। शूटर विजय यादव के साथ
3 और लोग कोर्ट में मौजूद थे जो उसे बैकअप दे रहे थे। अगर विजय यादव मिस कर जाता तो आरोपी पीछे से सपोर्ट करते। जीवा की हत्या पर बीजेपी के दिवंगत नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार ने खुशी जाहिर की है। परिवार ने कहा कि हत्यारे की हत्या से उन्हें न्याय मिला है। दूसरी तरफ संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी आज गिरफ्तारी से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पायल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह कि लखनऊ में जीवा हत्याकांड पर बोले यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक। पूरी घटना की जांच हो रही है, सरकार पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। योगी सरकार वकीलों के साथ खड़ी हुई है, उन्होंने ये भी कहा। और अगली अहम खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। संजीव जीवा की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी की बड़ी बेचैनी बढ़ गई है। जीवा की हत्या की खबर सुनकर रात भर नहीं सोया मुख्तार। देर रात तक बैरक में टहलता रहा मुख्तार अंसारी। मुख्तार का दाहिना हाथ और शार्प शूटर था संजीव जीवा। जीवा की हत्या के बाद बढ़ाई गई मुख्तार की बैरक की सुरक्षा। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर मुंबई से। मुंबई के मीरा रोड इलाके में श्रद्धा वालकर से भी जघन्य हत्याकांड अंजाम दिया गया। 56 साल के शख्स ने 32 साल की लिव इन पार्टनर का कत्ल किया। आरोपी मनोज सानी ने शव के टुकड़े कर उसे कुकर में डालकर उबाला। शव के टुकड़ों को मिक्सर में पीस कर ठिकाने लगाने की कोशिश की। फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। 3 साल से सरस्वती वैद्य के साथ लिव इन में रह रहा था यह आरोपी मनोज सानी। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर लखनऊ से। लखनऊ में नाबालिग हिंदू लड़की की रेप के बाद हत्या की गई। इंदिरा नगर थाना इलाके में सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई। मुस्लिम युवक शाहिद पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। घर में घुसकर रेप और फिर हथौड़ा मारकर हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। परिवार ने पुलिस पर लगाए दबाव बनाने के आरोप। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर देखिए। अहम खबर बीबीसी के सीनियर पत्रकार वसुतुल्लाह खान के बयान को लेकर यह अहम खबर है। वसुतुल्लाह खान ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की पोल खोली। कहा कश्मीर कोई मसला नहीं है बल्कि एक बड़े राजनीतिक तबके के लिए एक तरीके की इंडस्ट्री बन गई है। यहां पर अगर ये समस्या चलती रहेगी तो उनकी दुकानें चलती रहेंगी। इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा पीओके के राजनीतिक तबके का रोजगार, इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि यह समस्या इसका समाधान। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर कनाडा से। कनाडा में निकाली गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करके जताई इस पर आपत्ति। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में निकाली गई थी झांकी। विदेश मंत्री शंकर ने कहा घटना भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। और अगली अहम खबर बिहार के रोहतास से है। रोहतास में पुल के 2 पिलर के बीच फंसे बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त बच्चे की मौत हुई। पुल के 2 पिलर के बीच फंसा था 12 साल का बच्चा। 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चे को निकाला गया। सोन नदी पर बने पुल के पिलर में फंसा हुआ था यह बच्चा। और अब अहम खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से। सीहोर में यहां बोरवेल में गिरी मासूम सृष्टि को नहीं बचाया जा सका, उसकी मौत हो गई है। 50 घंटे बाद उसे बोरवेल से निकालने में तो कामयाबी मिली, लेकिन बताया जा रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। सृष्टि को बचाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन आखिरकार सृष्टि बचाई नहीं जा सकी। और अब मैं आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड में ये पूरे दिन भर के कुछ अहम क्विक टेक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दमोह मामले की आड़ में शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि महाकाल मंदिर से ध्यान भटकाने बीजेपी ने स्कूल में हिजाब का मामला क्रिएट किया है। बीजेपी नेता मनीष शर्मा ने कहा है कि इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें दूसरे स्कूलों में पढ़ने में मदद की जाएगी। अजमेर 92 फिल्म में दिखाए गए किरदारों में से एक पीड़िता ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत की है, जिसमें पीड़िता ने पूरी दास्तां बताई है। हमारे संवाददाता भवन पुष्पेंद्र से बातचीत में पीड़िता ने कहा कि उसके साथ 10 लोगों ने रेप किया और अश्लील तस्वीरें खींची। पीड़िता ने कहा कि आरोपियों ने धमकी भी दी थी और कहा था कि अगर ये बात किसी और को बताई तो तुम्हारी और परिवार की हत्या कर देंगे। मणिपुर मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की है। सर्विस पिछले 37 दिनों से बंद है। बता दें कि अभी 10 जून तक राज्य में इंटरनेट सर्विस बंद है। वहीं असम राइफल्स राहत शिविरों में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों के इलाज में जुटी है। एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वसूली मामले में समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 23 जून तक रोक लगा दी है। इस बीच समीर के वकील ने अदालत से गुहार लगाई है, जिसमें उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन करने की मांग की। एमपी के जबलपुर में बेसबॉल की एक नेशनल प्लेयर संजना बरगड़े में घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि संजना किराए के मकान में रहती थी और जब माता पिता एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए गए तब उसने फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और बिग एंड बोल्ड में अब बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं पूरे दिन के अहम सियासी घटनाक्रम। आम आदमी पार्टी के नेताओं का बंगला प्रेम एक बार फिर जाहिर हुआ। अब सरकारी बंगले को लेकर राघव चड्ढा और राज्यसभा सचिवालय आमने सामने है। सचिवालय ने राघव चड्ढा को गलती से मिले बड़े बंगले का आवंटन रद्द कर दिया।
आवंटन रद्द होने पर पटियाला हाउस कोर्ट में राघव चड्ढा ने दे दी याचिका। 10 जुलाई को मामले पर होगी अगली सुनवाई। और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। मंत्री भूपेंद्र सिंह पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने शुरू कर दिया इन्वेस्टिगेशन। कांग्रेस ने मंत्री भूपेंद्र सिंह पर लगाए हैं आरोप। 10 साल में 46 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। मंत्री ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर के बयानों से अटकलों का बाजार गर्म है। राहुल नार्वेकर ने कहा, मैं जल्द लूंगा क्रांतिकारी फैसला। हालांकि फैसला किस बात पर होगा इसकी जानकारी नहीं दी है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, चीजें सब कुछ ठीक है यही बताया दिखाया जाता है, लेकिन बार बार जो सतह पर आता है वो कुछ और होता है। इस बार क्या हो रहा है देख लीजिए। सचिन पायलट के नई पार्टी के ऐलान की अटकलों के बीच कांग्रेस आला कमान एक्शन में है। पायलट के खिलाफ गहलोत का रुख भी बदला नजर आ रहा है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान से अटकलों का बाजार गर्म है। उन्होंने कहा कि बड़ी उम्र वालों को खुद ही सत्ता का मोह त्याग देना चाहिए। हमारे यहाँ राजनीति में उम्र का कोई कट ऑफ भी नहीं होता है। रंधावा ने कहा है कि पायलट ना तो कांग्रेस छोड़ेंगे और न ही नई पार्टी बनाएंगे। पायलट और गहलोत मिलकर काम करेंगे। सुलह का फॉर्मूला उस दिन बैठक में ही बन गया था। वहीं सुलह के सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट से सुलह परमानेंट है। पायलट को 2.5 साल की उम्र से जानते हैं। गहलोत ने कहा कि आला कमान ने प्यार मोहब्बत से समझा दिया है। ये सवाल व्यक्तिगत नहीं भारत का है। मानेसर में गहलोत ने कहा कि उन्होंने सबको माफ कर दिया है, भूल जाओ और आगे बढ़ो। रंधावा के रुख और गहलोत के बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट को साधने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। फिलहाल सभी की नजरें सचिन की नई उड़ान पर टिकी हैं। और अब बात विपक्ष के मिशन 2024 की। पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक की नई तारीख आ गई। पहले 12 तारीख थी, कैंसिल हुई, अब नई तारीख आ गई। अब उस दिन मुलाकात तो होगी ना। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने इसका ऐलान किया है। 12 जून को होने वाली बैठक अब 23 तारीख को होगी। उन्होंने दावा किया कि इस मीटिंग में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद होंगे। सीपीआई के महासचिव डी राजा समेत कई विपक्षी नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड कुछ अहम पॉलिटिकल क्विक टिप्स। रेसलर विवाद में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही एसआईटी अगले हफ्ते अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप सकती है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोंडा के अलावा बृजभूषण के दिल्ली वाले घर की भी टीम ने जांच की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार में स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि प्लेयर ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में ज्यादा मेडल जीत रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर सीबीआई की छापेमारी पर सवाल खड़े किए। सीएम ममता ने कहा कि बालासोर रेल हादसे पर पर्दा डालने के लिए केंद्र सरकार ने नगरपालिका की नियुक्ति की जांच के लिए सीबीआई को उतारा है। पीएम नरेंद्र मोदी डिग्री मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को अहमदाबाद कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों पेश नहीं हुए। केजरीवाल और संजय के वकीलों ने पेशी से छूट की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया, लेकिन दोनों नेताओं को 13 जुलाई में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में सभी स्कूलों में समर वेकेशन बढ़ा दी गई है। पहले 15 जून तक स्कूलों में छुट्टियां थी, लेकिन जिस तरह से बेतहाशा गर्मी पड़ रही है उसे देखते हुए 11 दिनों के लिए इसे और बढ़ा दिया गया। अब यूपी में 26 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। और बिग एंड बोल्ड में अब बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं आज की दिन भर की इंटरनेशनल सुर्खियां। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के खुलासे से दुनिया में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी जासूसी एजेंसी सीआईए को नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमले की पहले से जानकारी थी। सितंबर में यूक्रेन ने किया था नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला। लीक खुफिया दस्तावेजों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट का यह दावा है। हमले से 3 महीने पहले ही सीआईए को पता था यूक्रेन का प्लान। जून में हुई थी प्लानिंग और सितंबर में हुआ था अटैक। और अब मैं आपको नोवा काखोवका डैम ब्लास्ट के बाद हुई तबाही की एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके सामने ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है वो 5 जून 2023 का है। इसमें आपको सब दिखाई दे रहा है। ये आपको नीपर नदी दिखाई दे रही है, ये काखोवका डैम यहां पर दिखाई दे रहा है, ये काखोवका रिजर्वॉयर है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और यही आगे यहां पर इस तरीके से बढ़ जाती है। यहां आपको खरसोन दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इसमें जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि ये है नीपर नदी, जो कि रिजर्वॉयर बनाए जाने की वजह से यहां पर आपको चौड़ी दिखाई दे रही है, और यहां पर ये पतली होते हुए डैम के बाद आगे बढ़ रही है। अब देखिए जरा क्या होता है। ये
अगली तारीख 5 जून 2023 की। वो पहले की तस्वीर आपने देखी 1 जून की, अब 5 जून की तस्वीरें आप देखिए। ये रिजर्वायर वैसे ही दिखाई दे रहा है। नोवा काखोवका डैम क्योंकि क्षतिग्रस्त हो गया और यहां से 5 अरब गैलन पानी अचानक सामने की तरफ बढ़ चला। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये किस तरीके से पानी यहां पर फैला है और पूरा इलाका जलमग्न हो गया है, बाढ़ग्रस्त हो गया है। ये यहां बहुत साफ साफ इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सैटेलाइट से आई हुई तस्वीरें। अब जरा अगर इन तस्वीरों को आपने सैटेलाइट से दूर से ली हुई तस्वीरों को आपने देख लिया है, तो अब इन तस्वीरों को देखिए। 1 जून 2023 यहां पर आपको जो तारीख दिखाई दे रही है, यहां वॉल थोड़ी सी फोल्डेड है इसलिए तारीख 1 जून 2023 यहां पर देखिए, और यहां पर देखिए आप 2 जून 2023। बहुत दिखाई देगा कि पहले जो ये अप्रोच रोड है, ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है, ये क्षतिग्रस्त हुई थी, तो यहां से पानी का रिसाव शुरू हुआ था। लेकिन बाद में क्योंकि बड़ा हिस्सा यहां का क्षतिग्रस्त हुआ, यहां से ये 2 जून को ये अप्रोच रोड के बाद आप देख रहे हैं यहां से पानी निकलना शुरू हुआ। लेकिन जब अगली तस्वीर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर कट यहां पर दिखाई देगा कैसे बड़ा पानी का रेला, क्योंकि अब ये रोड की बात नहीं है, ये पूरा ये इलाका यहां पर आप देख रहे हैं, ये डैम का ये वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त है, ये वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त है, और पूरा यहां नीपर नदी का पानी जो कि रिजर्वायर में यहां बांध कर रखा गया था, वो यहां से बांध टूट जाने की वजह से आगे बढ़ निकला। तो यहां पर आप 6 जून 2023 की तस्वीरें देख रहे हैं। पहले आपको मैंने दिखाया 1 जून की तस्वीर, फिर आपने देखा 2 जून की तस्वीर, जहां पर एक अप्रोच रोड के पास डैम का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। उसके बाद आपने देखा जून 5 की तस्वीर। आप जरा देखिए यहां पर 15 मई और 7 जून की तस्वीरें। 15 मई को खरसौन में एक गांव ऐसा दिखता है, और जब यहां पर बाढ़ आ जाती है डैम के टूटने की वजह से, तो 7 जून को यह तस्वीर ऐसी दिखाई देती है। आप देखिए घरों के कई छत नहीं दिखाई दे रहे हैं और कई घरों में सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ की आबादी का क्या हुआ होगा ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ का एक कॉन्सर्ट हॉल पहले कैसा दिखाई देता था, वो पहले की तस्वीरें हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है, यहाँ रोड दिखाई दे रही है, कॉन्सर्ट हॉल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए जरा, इसका प्रीमाइसिस पूरी तरीके से जलमग्न, बल्कि जलमग्न क्या, वो जो दरवाजे आप देख रहे हैं उनमें आधी दूरी तक यहाँ पानी भरा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ के हालात कितने खराब थे। यहाँ की अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो अब बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पर पहले डैम के पास की जगह जहाँ से ये पानी निकलने के लिए व्यवस्था थी, लेकिन अब यहाँ का डैम का एक बड़ा हिस्सा टूटने के बाद ये देखिए आप कितनी बड़ी जगह से पानी बांध को पार करके निकल रहा है, और इससे यहाँ बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ये आपने देखा पहले और अभी की तस्वीरें बहुत स्पष्ट बता रही हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में वो वहां बस्ती दिखाई दे रही है, और अब बस्ती का हाल क्या है, बस्ती का नामो निशान ही है। केवल अंदाजा लग रहा है यहां पर कि यहां पर बस्ती थी। और अब आपको दिखाता हूं यूक्रेन में नोवा काखोवका बांध को टूटे हुए अब वक्त हो गया, लेकिन तोड़ा किसने किसी को पता नहीं चला। तो अगर इसी तरीके से ज़ैपोरिज़िया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको कुछ हो गया तो ब्लेम गेम ही चलता रहेगा। जल प्रलय की ये तस्वीरें यूक्रेन के खरसोन प्रांत की हैं। कई शहर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। काखोवका बांध टूटने से 30 से ज्यादा गांव और कस्बे बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें 20 यूक्रेन और 10 गांव रूसी सेना के कब्जे में हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि बांध पर हमला किसने किया। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रूसी सेना ने कहा है कि यूक्रेन के हमले में डैम तबाह हुआ, जबकि यूक्रेन के उत्तरी कमांड के सैन्य अधिकारियों का दावा है पर रूस ने हमला किया। रूसी सेना रेस्क्यू टीम पर भी हमले बोल रही है। तबाही की आशंका के चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इमरजेंसी बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने लोगों को बाढ़ में मरने के लिए छोड़ दिया। यूक्रेन ने अब तक 2000 लोगों को बचाया है। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ज़ेलेंस्की की सेना पर डैम को तोड़ने के आरोप लगाए और कहा कि यूक्रेन ने युद्ध अपराध किया है। दावा यह भी है कि बांध पर हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन खरसोन और डोनेट्स्क में रूसी सेना पर बड़े हमले के लिए बढ़ रहा था। रूस पर हमले के लिए बिछाई गई लैंड माइन्स अब पानी के जरिए ऊपर आ रही हैं और बचाव दल के काम में भी बाधा बन रही हैं। और फ्रांस के आल्प्स शहर में चाकूबाजी से दहशत की खबर है। एक शख्स ने चाकू से किया बच्चों पर हमला। हमले में 8 बच्चों समेत 9 लोगों के प्रभावित होने की खबर। हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीरियाई शरणार्थी घर पर लगा है आरोप कि यहां के रहने वाले लोगों ने किया है ये सब। हमले का आरोप लगा शरणार्थियों पर। घायल बच्चों की उम्र 3 साल बताई जा रही है। अस्पताल में चल रहा है बच्चों का इलाज। 2 की हालत गंभीर है। फ्रांस की संस्था बच्चों पर हमले का मुद्दा। राष्ट्रपति मैक्रोन ने घटना की निंदा की। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, भारत और नेपाल के बीच एक नए विवाद के संदर्भ में। पहले दोनों देशों के
बीच में जो नक्शा है ये जरा देखिए, इसमें आपको गंडक नदी दिखाई देगी, इसमें आपको बिहार और उत्तर प्रदेश से लगे नेपाल की सीमा के साथ साथ बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, और इस जिले के बिल्कुल पास बॉर्डर के बेहद नजदीक एक गांव यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, सुस्ता ये जगह। और यही सुस्ता ताजा विवाद की वजह, नेपाल में विवादित ये जो सुस्ता जगह, यहां आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए बिल्डिंग, स्कूल और 8 कमरों का निर्माण कराया जा रहा है। ये नेपाल जो ये कंस्ट्रक्शन करा रहा है, ये काम भारत की सहमति के बगैर हो रहा है। भारत की तरफ से एसएसबी ने नेपाल के नवलपरासी पश्चिम जिले के डीएम को चिट्ठी लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। एसएसबी का कहना है कि सुस्ता इलाका विवादित है, ऐसे में यहां पर यह काम किया जा रहा है, ये विवाद को और बढ़ाएगा। दरअसल सुस्ता विवाद का 4 दशक पुराना मसला है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में लक्ष्मीपुर रमपुरवा पंचायत है। 70-80 के दशक में यहाँ के ठाड़ी गांव का मुन्ना खां ने सुस्ता में जमीन, ठाड़ी गांव के मुन्ना खां ने सुस्ता में जमीन कब्जा ली थी और उसी जमीन के लिए वाल्मीकि नगर के तत्कालीन दरोगा की गोली मारकर हत्या भी कर दी। नेपाल के कुछ राजनेताओं की शय पर वो अपना वर्चस्व सुस्ता पर कायम रखने लगा और फिर धीरे धीरे सुस्ता पर नेपाल का कब्जा मानना शुरू कर लिया गया और सुस्ता पूरी तरह विवादित होने के बावजूद नेपाल के कब्जे में माना जाता रहा। और अमेरिकी संसद में उठा भारतीयों को देरी से वीजा मिलने का मुद्दा। अमेरिकी सांसदों ने समस्या के जल्द समाधान की मांग की। भारत को बताया अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी। फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन सेनेटर बॉब मैंडेज और इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष माइकल वॉल्स ने उठाया यह मुद्दा। मोदी और बाइडेन की मुलाकात में भी हो सकती है इस मुद्दे पर चर्चा। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर, अफगानिस्तान से में एक बार फिर फिदायीन हमला हुआ। बदख्शान राज्य की राजधानी फैजाबाद में हुआ यह हमला। मस्जिद के अंदर धमाका हुआ। हमले में अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पुलिस की माने तो बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा और हमले का आरोप आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खोरासान ग्रुप पर है। और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा में जंगल धू धू कर जल रहे हैं। कनाडा के जंगलों में अब तक की सबसे भयंकर आग लगी हुई। आग 33,000 स्क्वायर किलोमीटर को अपनी जद में ले चुकी है। यह इलाका इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का देश बेल्जियम। आग के कारण करोड़ों पशु पक्षी मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ा है। आग से दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। कैनेडियन वाइल्डलैंड फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम फिलहाल 413 जगहों पर लगी आग के बारे में जानकारी दे रहा है, जिसमें 249 जगहों में स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कनाडा के जंगल की आग का धुआं न्यूयॉर्क तक पहुंच गया, जिसके बाद कनाडा और न्यूयॉर्क के लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। कनाडा को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी मदद मिल रही है। और अब बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल क्विक टेक। 2 ध्रुव विरोधी मुस्लिम देशों के बीच दोस्ती की नई शुरुआत हुई है। 7 साल बाद ईरान ने सऊदी अरब में एम्बेसी खोली। चीन ने मार्च महीने में दोनों देशों के बीच सुलह कराई थी। सऊदी क्राउन प्रिंस और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच अहम मुलाकात हुई। दोनों के बीच बैठक का अहम मुद्दा ऑयल आउटपुट कम करने का भी रहा। सऊदी के ऑयल आउटपुट कम करने को लेकर अमेरिका नाराज है। इस कदम से दुनिया में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। अब स्पेस में चीन को टक्कर देने की तैयारी में है इंडिया और अमेरिका। बताया जा रहा है कि मोदी के 21 जून से शुरू होने वाले अमेरिकी दौरे पर इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बाइडेन और मोदी अंतरिक्ष में चीन को काउंटर करने का नया प्लान बना रहे हैं। हालांकि इसके बारे में जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की न्यूक्लियर हमले की धमकी के बावजूद साउथ कोरिया की परमाणु हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के सर्वे के मुताबिक साउथ कोरिया के लोगों ने परमाणु हथियारों के भंडारण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और अब आपको दिखाता हूं बहुत जल्दी से बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग खबरें। एक गुड न्यूज के साथ इसकी शुरुआत। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया मौद्रिक नीति का ऐलान। रेपो रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव, यानी नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई। रेपो रेट 6.5% पर ही स्टेबल है। और अगली अहम खबर तीर्थयात्रियों के लिए। आईआरसीटीसी लाया है तीर्थयात्रियों के लिए सस्ता पैकेज। 9 रात और 10 दिन का पैकेज। पैकेज की शुरुआत 16,600 रुपए के साथ है। उज्जैन, आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और वैष्णो देवी घूमने का इसमें मौका है। पैकेज में महाकालेश्वर से वैष्णो देवी तक की यात्रा का प्रावधान है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी यात्रा। 22 जून से होगी इस पैकेज की शुरुआत। और अगली अहम खबर यह कि टेस्ला की होगी इंडियन मार्केट में एंट्री। भारत में इलेक्ट्रिक कार का असेंबल किया जाना अब शुरू होगा। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है दावा, इंडिया में लॉन्च से पहले टेस्ला ने बनाया यह प्लान। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन प्रोसेस को इंटीग्रेट करने का टारगेट टेस्ला ने लिया है। और एप्पल के सीईओ
बैंकों का बड़ा खुलासा एप्पल भी कर रही है चैट जीपीटी का इस्तेमाल। हालांकि टीम ने चैट जीपीटी के भविष्य को लेकर चिंता भी जाहिर की है। कहा बायस और मिस इन्फॉर्मेशन खड़ी कर सकती है चुनौतियां, मतलब गलत जानकारी का दिया जाना और पक्षपातपूर्ण रवैया रहा तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार बनने की जरूरत है। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। केरल से खुशखबरी आ रही है। खुशखबरी है कि मानसून ने देश में दस्तक दे दी है। आज मानसून केरल में आ चुका है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे इसके दौरान मानसून मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के बाकी हिस्सों, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों के साथ साथ मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से जारी ये जो मैप है, इसमें आप देख रहे हैं, ये जो लाल लाइनें हैं, ये आपको बता रही हैं कि ये इन दिनों में अमूमन इन तारीखों में पहुंचा करता था मानसून यहां पर, लेकिन ये नीली लाइनें बता रही हैं कि एक्चुअली इस बार कब पहुंचा पर मानसून। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहां पर केरल में पहुंचने की जो डेट है वो 1 जून की है, लेकिन 8 जून को आज वहां पर मानसून ने दस्तक दी। ये ब्लू लाइन आपको दिखा रही है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो कब कहां पहुंचेगा के हिसाब से 10 जून तक बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इसकी पहुंच बनेगी, और कहा यह जा रहा है कि जून के आखिर तक ये दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों में दस्तक दे देगा। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। समंदर में ये जो बिपरजॉय चक्रवात आया है, ये तूफान जो आया है, ये और दूसरे चक्रवाती तूफान किस तरीके से आसपास असर डाल रहे हैं, ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात का सेंटर समुद्र की गहराई में होने की वजह से मुंबई और कोंकण के तटीय इलाकों पर ज्यादा बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिपरजॉय सुबह के वक्त पूर्व मध्य सागर के ऊपर केंद्रित था। चक्रवात के चलते मौसम विभाग पहले ही समंदर में बहुत ऊंची लहरें उठने की संभावना जता चुका है। भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों में इसका असर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई और चक्रवात रफ्तार पकड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा है। लोगों के लिए हालांकि राहत की खबर यह कि मानसून ने केरल के तट पर दस्तक दे दी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल बना है। बंगाल की खाड़ी से उठा मानसून 2 जून को ठहर गया था, लेकिन 7 जून को इसने फिर से रफ्तार पकड़ी है। मानसून की चाल फिलहाल केरल में धीमी है, लेकिन इसके जल्द ही रफ्तार पकड़ लेने की उम्मीद है। बिग एंड बोल्ड में अब कुछ क्विक ट्रेंडिंग टेक्स देखिए। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स में 294 अंक की गिरावट दर्ज की गई। 62,848 पर सेंसेक्स बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में कल के मुकाबले 92 पॉइंट की गिरावट आई और वो 18,634 पर बंद हुआ। एमपी में नर्सिंग में करियर बनाने वालों के लिए शानदार मौका है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एमपी सरकार ने 2800 स्टाफ नर्सेस की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। 12वीं पास इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया 13 जून से शुरू होगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई 2023 होगी। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी अब प्रोड्यूसर बन गए हैं। माही के प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म लेट्स गेट मैरिड का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में हरीश कल्याण और इवाना लीड रोल में है। फिल्म जुलाई 2023 में रिलीज करने की तैयारी है। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। सनी देओल और अमीषा पटेल को लेकर गुरुद्वारा में फिल्माए गए सीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारे में शूट किए गए एक सीन की निंदा करते हुए निर्देशक और लीड कैरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन की मांग की है। फ्रेंच ओपन में ब्राजीलियाई महिला खिलाड़ी ब्रिटिश हद्दाद माइया ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने ट्यूनिशियाई खिलाड़ी ओंस जाबौर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और ऐसा करने वाली वो पहली ब्राजीलियाई खिलाड़ी बन गई। माइया ने जाबौर को 3-6, 7-6, 6-1 से हराया। स्पेशल मुख्तार अंसारी की नींद हराम। लखनऊ में उसका राइट हैंड मारा गया और उसके बाद से चर्चा है कि अगला नंबर मुख्तार का हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसने मुख्तार के राइट हैंड जीवा का कत्ल किया, उसका बायोडेटा अतीक के शूटआउट में शामिल लड़कों से बहुत मिल रहा है। तो क्या यहां पर ये मेल बाकी चीजों के भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के हिसाब से मेल के बारे में कुछ बताता है? डिटेल में देखिए स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लखनऊ में पुलिस की नाक के ठीक नीचे कोर्ट में एक सनसनीखेज मर्डर।
कत्ल के 24 घंटे बाद भी सवाल वही है कि कत्ल के लिए ऑर्डर किसने दिया। वकील का वेश बनाकर आया एक अनजान सा शख्स अचानक शार्प शूटर कैसे बन गया? 15 अप्रैल को प्रयागराज में पहले अतीक अशरफ का बेरहमी से मर्डर हुआ, कातिल पत्रकार बनकर आए। उसके बाद 7 जून को लखनऊ के कोर्ट में जज के सामने संजीव माहेश्वरी का कत्ल हुआ, शूटर वकील बनकर आया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि यूपी में माफियाओं के मर्डर का यह कैसा ट्रेंड चल पड़ा है। 10-12 पुलिस वाले जीवा को लेकर के लाते हैं और जीवा जो बगल में वो बना होता है जिसमें मुलजिम खड़े होते हैं, जो कोर्ट रूम में जो बना होता है मुलजिम खड़े होने के लिए जी। और जब उधर वो बढ़ता है तब तो वकील के ड्रेस में था, उसने निकाल तड़ातर उस पर फायर करता है, वो गिर जाता है। गिरने के बाद गोली एक सिपाही के लगती है और एक महिला बैठी थी, उसका करीब 1.5-2 साल का बच्चा था, उसके लगते हैं। और वो करीब 10-12 पुलिस वाले उस जीवा को लेकर के आते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले सब खुद अपने प्राण बचाने के भागते हैं। और जो SC/ST कोर्ट में थे, प्राण सबको प्यारे हैं, जज साहब खुद अपने को छिपाते हुए दिखाई पड़े। कत्ल के इस नए ट्रेंड ने बड़े से बड़े अपराधियों और माफिया की हालत खराब कर दी है। खबरों के मुताबिक लखनऊ में कुख्यात गैंगस्टर जीवा के मर्डर के बाद बांदा जेल में बंद मुख्तार का बीपी हाई है। एक्शन लखनऊ के कोर्ट में हुआ, जिसका रिएक्शन लखनऊ से 195 किलोमीटर दूर बांदा जेल तक दिखा। सूत्रों की माने तो अपने दाहिने हाथ कहे जाने वाले शार्प शूटर जीवा के मर्डर की खबर सुनकर मुख्तार अंसारी बेचैन हो गया। वो बुधवार की रात एक पल के लिए भी नहीं सोया। बैरक में देर रात तक मुख्तार टहलता रहा। सवाल यही है कि आखिर इतने बेखौफ तरीके से कोर्ट रूम में 10वीं हथियारबंद पुलिस की मौजूदगी में शूटर विजय ने इस हत्याकांड को किसके इशारे पर अंजाम दिया? उसका पूरा प्लान क्या था? क्या यह सुपारी किलिंग का मामला है या फिर पर्सनल दुश्मनी का? इसे लेकर अब धीरे धीरे खुलासे सामने आ रहे हैं। मामले की जांच कर रही SIT को आरोपी शूटर विजय की CCTV फुटेज मिली है, जिसके मुताबिक शूटर विजय अज्ञात शख्स के साथ बाइक पर कोर्ट आया था। वो शख्स क्या वो आरोपी विजय यादव के साथ कोर्टरूम के अंदर भी गया था? वो बाइक कहां है? ये तमाम पहलू है जिसके लिए कैंपस में लगे सभी CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। ये आप कैमरा देख रहे हैं जो गेट पर लगा हुआ है कोर्ट के। इस कैमरे की तस्वीरें जो है, वो फुटेज जो है SIT के हाथ लगी है। 2 कैमरे आपको दिखाएं, एक कैमरा ये लगा है और इसके ठीक बगल में एक 360 डिग्री कैमरा भी आपको दिखाई देगा। इन कैमरों को कल रात को SIT ने इसके फुटेज को जब्त किया था। आज SIT इसे एनालिसिस कर रही है। उसके बाद ये खबर मिली है कि जो फुटेज में विजय कुमार यादव जो आरोपी है वो दिखाई दे रहा है, बाइक पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शख्स जो बाइक ड्राइव भी कर रहा है उसके साथ। अब SIT ये पता करने की कोशिश करी है कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने बाइक को ड्राइव करके यहाँ तक उसे ले आया। क्या वो शख्स उसके साथ कोर्ट रूम के अंदर भी गया था? सूत्रों के मुताबिक जब विजय यादव ने जीवा पर गोली चलाई, उस वक्त कोर्ट में विजय का एक और साथी भी मौजूद था। यानी जीवा के मर्डर में एक से ज्यादा शूटर थे। कातिल जीवा को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं थे। यानी शूटर से मर्डर का प्लान भी तैयार रखा था। जीवा के भागने की हालत में दूसरा शूटर फायर करता। संजीव के साथ कोर्ट रूम के अंदर शूटर विजय गया। हैरानी की बात यह भी है कि विजय ने किसी शार्प शूटर की तरह जीवा को गोली मारी, वो भी अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से। जानकारी के मुताबिक जीवा की हत्या 357 बोर के अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से की गई। इस रिवॉल्वर को बहुत शार्प माना जाता है, जो 5 से 6 लाख रुपए में मिलती है। इस रिवॉल्वर का कारतूस भी महंगा आता है। एक कारतूस की कीमत करीब 1,500 से 2,000 रुपए है। सवाल यही है कि इतनी महंगी रिवॉल्वर शूटर विजय के पास कैसे आई, क्योंकि उसका कोई बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। क्या इस साजिश के पीछे कोई बड़ा खेल है, बड़े खिलाड़ी? कल रात में पुलिस वालों की तरफ से FIR दर्ज की गई है और मौके पर पकड़ा गया विजय यादव। उसके बाय नेम उसकी FIR हुई है, उसको नेम करके FIR की गई है। मौके पर जो कारतूस और असले बरामद हुए उसकी भी जांच होनी बाकी है। अक्यूज जो है उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी बोलने लायक स्थिति नहीं है कि हम इंट्रोगेट कर सकें। तो जब तक डिटेल इंट्रोगेशन नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती, तब तक हम पूरा इस मोटिव के बारे में बताना मुश्किल है। जिस दुस्साहसिक तरीके से जीवा का मर्डर किया गया, उससे मुख्तार का गला सूख रहा है।
क्योंकि जीवा मुख्तार का वो शार्प शूटर था जिसके खौफनाक किस्से काफी मशहूर हैं। वो जीवा ही था जिसने गाजीपुर में विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर उनके सिर में AK-47 से कई गोलियां दागकर अपनी दहशत का परचम लहराया था। सामने जिस गाड़ी पे जिस पे हमारे पिताजी बैठे थे उस पे पहले तो इन लोगों ने 47 से गोलियां चलाई, फिर उसके बाद इसने व्यक्तिगत गाड़ी के बोनट पे चढ़ के और गाड़ी के ऊपर से भी गोलियां चलानी शुरू की। फिर उसके बाद उतरने के बाद इसने शिखा भी काटी और शिखा काटने के बाद इसी ने मुख्तार अंसारी को वो शिखा भेंट भी की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके मानसिक क्रूरता की आप पहचान इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने अपराध को अंजाम दिया करता था। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि जिस समय ये मेरे पिताजी की हत्या में शामिल हुआ था, ये आजीवन कारावास पे था और फिर इसको कोर्ट से उस समय के ही माफिया मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट से बेल करा के इसको इस कृत्य के लिए अपने साथ जोड़ा था। और मैं यही मानता हूं कि यही ईमानदारी और एक पारदर्शिता का अंतर है पहले की सरकार और अब की सरकार में। इस हत्याकांड के बाद जीवा का खौफ लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा था। सबूतों के अभाव में कृष्णानंद राय हत्याकांड में जीवा को CBI अदालत ने बरी कर दिया था। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट में चलता रहा। अब जीवा के जाने के बाद मुख्तार अंसारी इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं अगला नंबर उसी का तो नहीं, क्योंकि कृष्णानंद राय हत्याकांड में शामिल मुख्तार के करीब करीब सभी शूटर मारे जा चुके हैं। मुन्ना बजरंगी, जो गैंगस्टर मुख्तार का सबसे करीबी था, जुलाई 2018 में बागपत जेल में उसकी हत्या कर दी गई थी। मार्च 2021 में मुख्तार के शार्प शूटर वकील पांडे उर्फ राजीव पांडे को STF ने एनकाउंटर में ढेर किया था। इसी एनकाउंटर में STF ने मुख्तार के शूटर अमजद का भी काम तमाम कर दिया था। 2021 के अक्टूबर में मुख्तार का शूटर अलीशेर उर्फ डॉक्टर भी मारा गया। उसी एनकाउंटर में STF ने कामरान उर्फ बन्नू को भी ढेर कर दिया था। और अब 7 जून को लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा का नाम भी मारे गए लोगों की लिस्ट में जुड़ गया। मुख्तार के डर की भी बड़ी वजह यह भी है कि हत्याकांड का मॉडस ऑपरेंडी भी अतीक अशरफ के मर्डर से बिल्कुल मिलता जुलता है। जीवा को ऐसे शूटर ने मारा जिसे इस हत्याकांड से पहले कोई जानता तक नहीं था। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले शूटरों सनी, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने हत्या के पीछे का कारण बड़ा काम और बड़ा नाम करना बताया था। जिस तरह शूटर लवलेश मर्डर से 1 महीने पहले बिना किसी खोज खबर के घर से गायब था, उसी तरह जीवा का शूटर विजय भी अपने घर जौनपुर के केराकत गांव से 12 मई से ही गायब था। घर वालों के मुताबिक वो लखनऊ काम करने आया था, मगर पिछले 15 दिन से उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ था। हम लोग घर वाले सब खुद ही परेशान थे कि क्यों नहीं बात हो रहा है, क्यों फोन नहीं कर रहा है। कभी किसी आपराधिक संपर्क में आया? नहीं सर, कभी नहीं, कोई संपर्क नहीं। गांव में कभी किसी लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं। घर पे आने के बाद तो कहीं जाता भी नहीं था, घर पे ही रहता था। मालूम नहीं था क्या इतना कैसे कांड कर गया किसी। अभी सर वहाँ जाने के बाद अभी हमको क्या मालूम अभी क्या किया क्या नहीं किया। जब कभी फ़ोन आता तब तो मालूम पड़ता कि हाँ हम यहाँ पे कर रहा हूँ। आपका लड़का आपके साथ रहता था, क्या मालूम नहीं था? साथ में सर घर के रहता था ना। अभी बाहर लड़का कोई कमाने गया तो हमको क्या मालूम पड़ेगा कि बाहर में क्या कर रहा है। कितना यही मालूम पड़ेगा कि फला कंपनी में काम कर रहा है। किस जगह काम करता था ये? पहले बम्बई खपोली में काम करता था। सवाल यही है कि 1 महीने में ऐसा क्या हुआ? विजय यादव किसके संपर्क में आया? कैसे उसने जीवा को मारने का प्लान बनाया? ये ठीक उसी तरह रहस्य है जैसे अतीक अशरफ की हत्या से जुड़े राज। हाँ, इन दोनों ही हत्याकांड में एक चीज कॉमन है और वो है हत्या का तरीका और गुमनाम शूटर। दोनों ही हत्याओं का ट्रेंड बता रहा है कि यूपी में बहुत कुछ बदल रहा है। कब कहां क्या हो जाए, कब कौन बड़ा शूटर बन जाए, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जेल में बंद होते हुए भी मुख्तार का गला सूख रहा है। लखनऊ से आशुतोष और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।